ब्लडी इश्क, वेद और पलक की कहानी एपिसोड 1। बालमपुर गांव, बनारस उत्तर प्रदेश। न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, मीडियम सा दिखने वाला घर था जिसके बाहर लिखा हुआ था तपस्वी मिश्रा। इस घर में कुल मिलाकर 5 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 4 लेडीज़ और 1 जेंट्स। आज भी इस घर में हुकूमत दादी की, यानी इस घर की मुखिया तपस्वी मिश्रा जी की माता पद्मावती मिश्रा जी की हुकूमत चलता है। वही सब कुछ निर्णय लेती हैं। इस घर में 2 लड़कियां थीं जिनका नाम था पलक और नंदिनी। दोनों दादी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि दादी उन पर सख्त नज़र रखती थी। दादी अपनी दोनों पोतियों को बगैर किसी काम से बाहर नहीं जाने देती, यहाँ तक कि मोबाइल भी बहुत लिमिट में इस्तेमाल करना पड़ता है। दादी दिन भर अपनी दोनों पोतियों को सिर्फ डांट लगाया करती थी, उनकी गलतियों और उनकी कमियां दिन भर निकाला करती थी, जिसे सुनकर दोनों डरपोक होकर रहने लगी थी। यहाँ तक कि गरिमा जी को भी अच्छा नहीं लगता था। बालमपुर गांव। बालमपुर चौराहे पर इस वक्त बहुत लोगों की तादाद में भीड़ भाड़ जमा था और सभी लोगों को देख यही पता चल रहा था कि सभी लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर उनके बीच में जा खड़ा हो गया और सभी से पूछने लगा, यहाँ पर हुआ क्या है। फिलहाल तो सभी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्से का भाव नज़र आ रहा था, पर कुछ लोग थे जो शांति से भी बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपना हाथ दिखाया और अपना परिचय बताते हुए आगे आया। न्यूज़ रिपोर्टर वाले ने उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ पर हो क्या रहा है? इतने लोगों की भीड़ भाड़ क्यों लगा रखा है? जी, मेरा नाम मोहन है और हम सब बालमपुर के रहने वाले हैं और हम सब जितने यहाँ पर खड़े हैं, हम सब का एक ही बिजनेस है, वह है मंदिर के कई किलोमीटर पीछे हम सब दुकान लगाते हैं। इसी से हमारा घर चलता है। तो किसी बिल्डर ने हमें 1 साल से ये ज़मीन खाली करने के लिए कह रहा है क्योंकि उन्हें यहाँ पर होटल बनाना है, पर हम सब मान नहीं रहे। अब तो उसने हद ही कर दिया है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। उसने भी हमें यह सब खाली करने के लिए कह रही है। मोहन बोल ही रहा था कि तब तक एक आदमी आया और उसे हटाकर वह खुद बोलने लगा, जी, मेरा नाम तपस्वी मिश्रा है। अगर आप यह न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो कृपया फैला दीजिए, क्योंकि हम सब मर भी जाएंगे तो भी ये जगह खाली नहीं करेंगे। ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है और हम उनके वंशज हैं। हम अपनी जगह कभी किसी को नहीं देंगे, इसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े। हम सब हड़ताल करेंगे, रोड बंद करेंगे, जो बनता रहेगा वह सब करेंगे। कुछ ही देर में यह न्यूज़ सभी चैनल पर दिखाई देने लगा, बल्कि पूरे शहर में ये बातें फैल गई। यहाँ का माहौल देखकर ही पता चल रहा था कि कोई भी हार मानने वालों में से नहीं है। वे लोग ये जगह बिल्कुल भी खाली नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ घंटे बाद लगभग दोपहर होने का समय हो गया था। वही मिश्रा जी का घर। जैसे गरिमा जी ने यह न्यूज़ देखा तो उन्होंने तुरंत पद्मावती की, यानी दादी को बता दिया और उन्होंने यह न्यूज़ देखकर अपने दोनों हाथ माथे पर रख घबराने लगी। दादी घबराई हुई आवाज़ में हड़बड़ाने लगी, गरिमा, तूने अगर एक बेटा पैदा किया होता ना तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी तो फूटी हुई किस्मत है जो इस घर में सिर्फ औरतें ही हैं। यही देखकर अब मुझे मरना पड़ेगा। और तुमने जो लड़कियां पैदा की उन्होंने अपने सभी से तेवर दिखाने लग गई। दादी ने एक नहीं न जाने क्या कुछ गरिमा जी को सुनाने लगी। दादी की बातें सुनकर गरिमा जी की आंखों में आंसू आ गया और वह बिना शोर किए किचन में जाकर रोने लगी।
ये एक दफ़ा का नहीं था, बल्कि आए दिन घर में खटपट रोज हुआ करता था। और अब तो गरिमा जी को सुनने की आदत पड़ गया, बल्कि उनकी दोनों बेटियों को भी कभी कभार वह बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेती थी और अकेले में रोया करती थी। दोपहर का वक्त, इस घर की दोनों लड़कियां यानी पलक और नंदिनी दोनों कॉलेज से घर आ गई। घर में कदम रखते ही उन्हें भी समझ गया कि घर का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें भी तो रोज का आदत पड़ गया था अपनी दादी का रोज डांट सुनना। दोनों बहनें बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद तपस्वी जी घर आए तो दादी परेशान होते हुए अपने बेटे से पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? क्या आज फिर से वे लोग ज़मीन खाली करने के लिए कह रहे थे? जो सुनकर तपस्वी जी बोले, हाँ अम्मा, पर आप परेशान मत होइए। पिछले 2 सालों से वे लोग हमारी ज़मीन खाली करने के लिए कह रहे हैं। हमने अभी तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे? और आज तो आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा। यह न्यूज़ देखकर वह भी समझ जाएगा कि उसने गलत लोगों से पंगा लिया है। ये सब तो ठीक है बेटा, इन सब के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इन सब के चक्कर में तुम मत पड़ो। अगर इस घर में 2 बेटियों की जगह 2 बेटे होते तो हमें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होता। दादी बोल ही रही थी कि तपस्वी जी टोकते हुए बोले, अम्मा आप ये कैसी बातें करती रहती हैं? मैं अपनी बेटियों को बेटी हैं, कमज़ोर हैं, ये सब नहीं मानता। मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं। इसीलिए तुम्हारी बेटियां सिर पर चढ़ गई हैं। उन्हें भी मर्दाना चाल चलने लगी है। ऐसे ही रहा तो एक दिन। बस करो अम्मा, वह मेरी अपनी बेटियां हैं और मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। बिना सोचे समझे आप रोज़ उन पर लांछन लगाती रहती हैं। मैं आगे का नहीं सोचता हूँ, बस मुझे इतना पता है, मुझे मेरी बेटियों पर पूरा भरोसा है, बस। तपस्वी जी अपनी दोनों बेटियों के बारे में गलत सलत बिल्कुल भी सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह चाहे घर के लोग हो चाहे बाहरी के लोग हो, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वहीं कमरे में उनकी दोनों बेटियां अभी जो कुछ हुआ वह सब सुन रही थी और उन्हें हमेशा से पता है उनके पापा उनकी ही साइड लेते हैं। जिससे दुनिया इधर उधर हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी नज़रों में तो सिर्फ उनके पापा सुपर हीरो हैं और वे दोनों अपने पापा को बहुत प्यार करती थी और चाहकर भी कभी उनका दिल नहीं दुखा सकती। दूसरी तरफ उदयपुर राजस्थान, एक बड़ा सा हवेली जैसा दिखने वाला घर जिसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे। उनके सामने बड़ी सी LED टीवी पर न्यूज़ आ रहा था। वे सभी तपस्वी जी का न्यूज़ देख रहे थे, जो वह अपनी छाती ठोक के जगह न खाली करने का दावा दे रहे थे। उस बड़े से हॉल में बहुत लोग मौजूद थे, पर एक बड़े से रजवाड़ी कुर्सी पर एक आदमी कुर्ता पैजामा पहने हुए बैठा था। उसके हाथ में कढ़ाईदार शॉल भी था और वह न्यूज़ देखकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए बस तपस्वी जी को घूरे जा रहा था। तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा पहलवान आदमी आकर खड़ा हुआ और बड़े तहजीब के साथ बोला, भाई साहब, बस आप हुकूमत कीजिए इसे तो मैं। उस आदमी का इतना कहना कि कुर्सी पर बैठा आदमी जो अपनी मूंछों को बड़े देर से गोल गोल घुमाए जा रहा था, वह तुरंत रुक गया और बिना उसके तरफ देखे बोला, नहीं बलराम, अक्सर इंसान जोश में अपना होश खो बैठता है। हमें ऐसा नहीं करना। ज़मीन तो हम लोग लेकर ही रहेंगे, उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, जैसे 2 साल से करते आ रहे हैं। यह सुन उसके सामने खड़ा बलराम बोला, पर भाई साहब, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पर बलराम
उंगली किसने कहा टेढ़ी करने के लिए? उंगली टेढ़ी करने से उंगलियों में दर्द होगा। हमें तो पूरा घी खाना है, वह भी सीधे सीधे 5 उंगली से। वे दोनों आदमी आपस में बातें करके जोर जोर से हंसे जा रहे थे और वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने सिर झुकाए खड़े थे, जिसे देख यही कहा जा सकता है कि इस जगह को पाने के लिए यह दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। शाम का वक्त। दादी लगातार आवाज़ लगाए जा रही थी, पलकिया, ए पलकिया, पलकिया रे। दादी नॉन स्टॉप पलक को आवाज़ लगाए जा रही थी, जो सुनकर नंदिनी अपने रूम में से बाहर निकली और हॉल में आकर थोड़ी ऊंची आवाज़ में दादी से बोली, दादी ये क्या है? आप एक बार शुरू हो जाती हैं तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। दादी आपको पता है ना, जीजी बाजार गई हैं, फिर भी आप शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा नाम को भी खराब करके रख दिया है, पलकिया। नंदिनी की ऊंची आवाज़ सुनकर दादी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी और गुस्से में बोली, अब तू मुझे पाठ पढ़ाएगी कि मुझे किस तरह से बात करना है? आने दे तेरे बाप को, उससे शिकायत करती हूँ। पर उससे भी शिकायत करके क्या फ़ायदा? उसने तो तुम दोनों को सिर पे चढ़ा कर रखा है और बगैर पूछे वह बाजार कैसे चली गई? दादी की रोज़ बड़बड़ सुनने की घर वालों को आदत पड़ चुका था। वह उनकी आवाज़ से नंदिनी सिर्फ इरिटेट होती थी, बाकी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह मुंह बनाते हुए बोली, वह अकेली नहीं गई है, मम्मी भी उनके साथ गई है और आते वक्त पापा के साथ ही आ जाएंगी। इतना बोल नंदिनी बिना वहाँ रुक के अपने रूम में चली गई और पढ़ाई करने लगी। वहीं दादी अभी भी लगातार बड़बड़ाए जा रही थी कि इस घर में उनका कोई नहीं सुनता, सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। जवान जवान 2 बेटियां हैं, वो भी अपने मन की करने लगी हैं। रात 8 बजे मिश्रा जी का घर। सभी लोग खाना खाने बैठे हुए थे। खाना खाते वक्त किसी की हिम्मत नहीं कि वह बोले। सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। वहीं दादी बहुत धीरे धीरे खा रही थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो और वह कभी अपने बेटे को तो कभी अपनी दोनों पोतियों को देख रही थी। आखिरकार उन्हें रहा नहीं गया तो उन्होंने तपस्वी जी से कहा, देख लल्ला, मैं तो यही कहूँगी कि किसी से दुश्मनी लेने की ज़रूरत नहीं है। आज दिन भर टीवी देख रही थी, बार बार तेरा ही चेहरा टीवी पर दिखाई दे रहा था। दुश्मनों के नज़रों में तू ही दिखाई देगा। तपस्वी जी जो खा रहे थे वो अपनी माँ की बातें सुनकर खाना खाना बंद कर दिया। अब बड़े शांत स्वभाव से बोले, माता जी, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे 20 लोगों की दुकान वहाँ लगती है। हम सभी को वहाँ से उठाना चाहते हैं और भी जो छोटे मोटे दुकान लगाते हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अगर हम हार मान जाएंगे तो वह हम पर हावी हो जाएंगे। उनकी इतनी ताकत नहीं कि वह हमें हटा सके। अगर उनमें इतना ही ताकत होता तो वह 2 साल पहले ही हमें उठाकर फेंक देते। हम सब भाई लोग मिलकर लड़ रहे हैं। माताजी, अपना तो जैसे तैसे चल जाएगा। जो छोटे मोटे दुकान लगाते हैं उनका घर चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें हार नहीं मानना, डट के सामना करना है। ये सुन दादी इमोशनल हो गई और भावुक होते हुए बोली, हाँ लल्ला, तू सही कह रहा है, पर तुझे तो पता है ना, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे फिक्र लगी रहती है तेरी। एक तो इस घर में मर्द तू ही है, तुझे कुछ हो गया तो हम औरतें कहाँ जाएंगी? अगर पोता होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दादी की उम्र करीब 75 के आसपास होगा। वह हमेशा इसी तरह इमोशनल हो जाया करती थी। तो वहीं पलक और नंदिनी दोनों उन्हें देख रही थी, क्योंकि दादी का रोज का यही कहना
होता है कि इस घर में पोता चाहिए था। तपस्वी जी अपनी बेटियों की तरफ देखे और अपनी माँ की तरफ देख कहा, माताजी, कितनी बार कहा है, मैं अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं मानता। वह मेरी अपनी बेटियां हैं, मैं उनमें कभी भेदभाव नहीं कर सकता। मुझे ईश्वर ने लड़की दिया है और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। तपस्वी जी हमेशा अपनी बेटियों का साइड लिया करते थे और अपनी माँ को चुप करा देते थे। थोड़ी देर बाद सभी लोगों का खाना खाना हो गया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह उदयपुर राजस्थान, भावेश सोलंकी और उसका भाई बलराम सोलंकी दोनों बहुत सीरियस होके बैठे थे। बलराम के हाथ में मोबाइल था, वह किसी को कॉल लगा रहा था। 2-4 रिंग बजने के बाद कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, बोलिए मालिक। इधर से बलराम बोला, तुम्हें जो काम दिया है वह तुमसे ठीक तरह से हो नहीं पा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो वह ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये भाई का बहुत बड़ा सपना है वहाँ पर सबसे बड़ा होटल बनाने का, और तुम्हें एक मामूली सा काम दिया गया है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा। बलराम बड़े गुस्से में बोले जा रहा था कि कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, मालिक हमें माफ़ कर दीजिए, हम पूरी तरह से कोशिश तो कर रहे हैं। इस बार तो हम उसे धमकियां भी देने जाने वाले थे, पर वहाँ पर पब्लिक की तादाद बहुत ज़्यादा थी और तो और वहाँ पर मीडिया भी आ गई, जिसकी वजह से हमें वहाँ जाने से खुद को रोकना पड़ा। कॉल की दूसरी तरफ से वह आदमी अपना प्रॉब्लम बता ही रहा था कि इधर से बलराम चीखते हुए बोला, किस लिए तुम लोगों को रखा गया है? एक मामूली से काम भी तुम लोगों से नहीं हो पा रहा। तुम लोगों को खिला पिला के पैसे देकर मैं बेवजह में सांड की तरह पाल के रखा हूँ। बलराम का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, जो देख भावेश अपनी उंगली से इशारा किया और यह इशारा था कि शांत हो जाए, पर बलराम सुनने के बजाय उसे जान से मारने की धमकियां भी देने लगा और गुस्से में उसने अपना फ़ोन नीचे ज़मीन पर पटक दिया। भावेश अपने भाई का गुस्सा देखकर चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से समझाते कहा, तुम्हें मैंने कल ही कहा था ना कि जोश में आकर होश नहीं खोना, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और हमें जल्दबाजी में कोई भी काम या कदम नहीं उठाना। हमें वह पूरा ज़मीन चाहिए और उसे लेकर ही रहेंगे, बस तरीका अलग होगा। मगर कैसे होगा भाई साहब? दिख रहा है ना, ये बात अब मीडिया में भी आ गया है। अब तो वह आदमी की हैसियत और भी बढ़ते जाएगा और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे और हमारे आदमी सांड की तरह हमारा खाते रहेंगे, पर एक पैसे का काम नहीं करेंगे। बलराम जमीन को लेकर परेशान हो रहा था और अपने भाई को परेशान होता देख भावेश अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरते हुए आगे कहा, बलराम तुम अब शांत हो जाओ। अब यह काम इन लोगों से नहीं होगा, यह किसी और को सौंपना पड़ेगा। पर किसे भाई साहब? बलराम क्यूरियस होकर अपने भाई को देख रहा था, तो वहीं भावेश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, है कोई तो, वह बहुत ही शातिर और खूंखार इंसान है, उससे कोई बच नहीं सकता और यह काम वही कर सकता है, उसके सिवाय यह काम किसी को नहीं आएगा। अपने भाई का कॉन्फिडेंस देखकर बलराम उछलते हुए कहा, फिर देर किस बात का भाई साहब, जल्दी से उसे यहाँ बुला लीजिए और मुँह मांगे रकम उसे दे दीजिए, पर यह ज़मीन हमें किसी भी हालत में चाहिए। बलराम को फड़फड़ाता देख भावेश बोला, वह कोई आम आदमी नहीं है जो हम बुलाएं और वह तुरंत आ जाएगा। वह अपने कामों में बहुत बिजी रहता है, वह एक माफिया है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है।
उसका कोई ठिकाना पता नहीं, आज कहाँ तो कल कहाँ। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पता लगाता हूँ इस वक्त वह है कहाँ। आखिर कौन है वह जिसकी जिक्र आखिर भावेश कर रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।